Hello everyone. The topic of this video lecture is how to calculate premium under Marine Insurance Policy. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेराइन इंश्योरेंस के अंडर प्रीमियम का मतलब क्या होता है और कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जब प्रीमियम को इंश्योरेंस कंपनी को रिटर्न करना होता है। तो हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले प्रीमियम की कैलकुलेशन किस तरह से होती है। प्रीमियम का मतलब तो आप समझते ही हैं। प्रीमियम होता है कि अगर हम अपना रिस्क इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनी भी उसके बदले में हमसे कुछ कंसिडरेशन की डिमांड करती हैं। तो जब हम उनको कंसिडरेशन पे करते हैं, क्योंकि हम उनको अपना रिस्क दे रहे हैं, फ्यूचर में जब भी लॉस होगा तो इंश्योरेंस कंपनी हमें उस रिस्क को रिकवर करेगी, हमें क्लेम पे करेगी। तो जो भी हम उनको देते हैं दैट इज़ नोन एज प्रीमियम। प्रीमियम को कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है मेराइन इंश्योरेंस के अंडर, तो इसके बेसिकली 3 मेन मेथड होते हैं। सबसे पहला जो मेथड है जजमेंट रेटिंग मेथड, सेकंड वन इज़ क्लास रेटिंग मेथड और थर्ड होता है मेरिट रेटिंग मेथड। तो जो सेकंड वन वाला मेथड है क्लास रेटिंग मेथड, इसके भी फर्दर आगे 2 मेथड हो सकते हैं। सबसे पहला है प्योर प्रीमियम मेथड और लॉस रेशो मेथड। तो हम इनको 1 बाय 1 समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जजमेंट रेटिंग मेथड। तो यहाँ पे जजमेंट वर्ड आ रहा है, तो ये जो यूज़ होता है इसमें ये कहाँ पर एप्लीकेबल होता है, जहाँ पर हम शिप को होने वाले पोटेंशियल लॉस को एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से लॉस को डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं होता। तो उस केस में क्या होता है, जितने भी ये एक्सपोजर, यहाँ पर एक्सपोजर जो वर्ड है दैट इज़ फॉर द शिप, कि जो शिप है, जो एक्सपोजर यूनिट होता है, तो इसको इवेलुएट किया जाता है और ये जो इवेलुएशन होता है पास के एक्सपीरियंस के बेस पर होता है। तो इसीलिए एक तरह से जजमेंट की जाती है और जजमेंट के बेस पर ही प्रीमियम का डिटर्मिनेशन होता है। जजमेंट के बेस पर हम प्रीमियम को कंप्यूट करते हैं कि हमने जजमेंट करी है कि हमारा पास्ट का एक्सपीरियंस क्या शो कर रहा है, उसके बेस पर हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि शिप का प्रीमियम जो है, अगर इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है तो 10% का प्रीमियम पे करना पड़ेगा, 20% का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो वो अलग अलग जजमेंट के बेस पर डिसाइड किया जाता है कि प्रीमियम कितना होगा। अंदर कवर क्या होता है, लाइक हम अपनी जजमेंट के बेस पर प्रीमियम की कैलकुलेशन कर रहे हैं, पास्ट के एक्सपीरियंस के बेस पर हम देखते हैं कि क्या सिचुएशंस थी, मतलब कितना लॉस हुआ था, उसके बेस पर हम प्रीमियम को डिटरमाइन करते हैं। तो इसमें होता क्या है, जैसे एक शिप है, शिप 1 है, तो इसका प्रीमियम अगर हमने 5% का डिटरमाइन किया, शिप 2 है उसका प्रीमियम 10% का हो गया, शिप 3 है इसका प्रीमियम 12% का हो गया। तो अलग अलग शिप्स के लिए हम देखते हैं कि उनका पास्ट एक्सपीरियंस क्या था और उसके बेस पर प्रीमियम को डिटरमाइन करते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में लॉस को कंप्यूट करना पॉसिबल नहीं होता है, तो हम जजमेंट के बेस पर डिटरमाइन करते हैं कि किस शिप को कितना लॉस हो सकता है, अगर एक्सीडेंट होता है, अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती हैं, तो जजमेंटल होता है ये। सेकेंड हम बात करते हैं क्लास रेटिंग मेथड की। क्लास रेटिंग, यहाँ पे क्लास रेटिंग वर्ड आया है। क्लास रेटिंग के अंदर शिप्स को उनके स्पेसिफिकेशन के बेस पर अलग अलग क्लासेस में रख दिया जाता है। मतलब हम शिप्स को, उनको जो हमारे एक्सपोजर यूनिट होते हैं उनको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। उनको क्वांटिफाई करने के लिए कुछ टूल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, जो एक सिमिलर क्लास के अंडर जिनको रखा जाता है, जो एक्सपोजर यूनिट होते हैं जिनको एक सिमिलर क्लास के अंडर रखा गया है, तो उस क्लास में जितने भी एक्सपोजर यूनिट होंगे तो उनके प्रीमियम की रेट एक ही होगी, ठीक है। मतलब इसमें होगा कि हम अलग अलग, जैसे शिप 1, शिप 2, शिप 3 था, ऐसे हमने सभी के लिए अलग अलग प्रीमियम को तय किया। लेकिन हम क्या करते हैं, जो एक सिमिलर क्लास में आते हैं तो उनको हमने एक क्लास के अंदर रख दिया, जिनकी फीचर सिमिलर हैं, जिनका लॉस सिमिलर हो सकता है, तो हमने उनको क्लासीफाई किया है। और जो सेम तरह के एक्सपोजर यूनिट होंगे तो उनके लिए प्रीमियम की रेट भी सेम रहेगी। तो क्लास रेटिंग मेथड में फर्दर आगे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला है प्योर प्रीमियम मेथड और सेकंड होता है लॉस रेशो मेथड। प्योर प्रीमियम मेथड में प्रीमियम की कैलकुलेशन किस तरह से होती है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि जितना भी टोटल जो ग्रोस प्रीमियम हम कंप्यूट करेंगे,
कि जो टोटल प्रीमियम है हमारा, जितना इंश्योरेंस कंपनी से हम चार्ज कर सकते हैं, और प्लस उसके अंदर हम कुछ लोड चार्जेस को ऐड कर देते हैं। अब ये प्योर प्रीमियम क्या होता है? प्योर प्रीमियम को कंप्यूट कैसे करते हैं? जितनी हमारी एक्चुअल लॉसेस होती हैं, जितनी टोटल एक्चुअल लॉसेस हुई हैं, प्लस उन लॉसेस को कम करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर किया गया था, जिसको हम लॉस एडजस्टेड एक्सपेंडिचर बोलते हैं, कि जितनी हमारी एक्चुअल लॉसेस हैं प्लस इसमें हम ऐड कर देते हैं लॉस एडजस्टेड एक्सपेंडिचर, और इसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ एक्सपोजर यूनिट के साथ। नंबर ऑफ एक्सपोजर यूनिट का मतलब नंबर ऑफ शिप के साथ, ठीक है। उससे अगर हमने डिवाइड कर दिया तो वहाँ से हमारे पास प्योर प्रीमियम आ जाता है। प्योर प्रीमियम के अंदर हम ऐड कर देते हैं जो लोड चार्जेस हैं, तो वो ऐड करने के बाद जो भी रेट हमारे पास होगी दैट विल बी ग्रॉस प्रीमियम। तो इस तरह से हम प्योर प्रीमियम मेथड के अंडर हम प्रीमियम की अमाउंट को कंप्यूट कर सकते हैं, प्रीमियम की परसेंटेज को कंप्यूट कर सकते हैं। इसके अंडर ही हम सेकेंड मेथड की बात करते हैं, दैट इज़ लॉस रेशो मेथड। तो लॉस रेशो मेथड में क्या होता है कि क्लेम अगर होता है, क्लेम के अंडर जितना भी टोटल लॉस होगा तो उसको हम कंसिडर करते हैं, और प्लस इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं जितने एडजस्टमेंट एक्सपेंसेस होते हैं। एडजस्टमेंट एक्सपेंसेस को हमने ऐड किया है और इसको हम डिवाइड कर देते हैं जितना हमने टोटल प्रीमियम अर्न किया है। तो यहाँ से हमारे पास एक्चुअल लॉस रेशो आ जाता है। मीन्स हमें सबसे पहले हमें एक्चुअल लॉस रेशो कंप्यूट करना पड़ेगा। तो उस रेशो को कंप्यूट करने के लिए जितनी भी हमारी टोटल लॉसेस हुई हैं उसको डिवाइड कर देते हैं अर्न्ड प्रीमियम के साथ। जितना हमारा अर्न्ड प्रीमियम है हम उससे डिवाइड करते हैं। ये तो हमारा एक्चुअल लॉस रेशो होता है। फिर हम कंप्यूट करते हैं एक एक्सपेक्टेड लॉस रेशो। जो ये एक्सपेक्टेड लॉस रेशो होता है, इसको कैलकुलेट करने के लिए 100 में से हम जितना हमारा लोडिंग की परसेंटेज होती है, लोड करने की जो परसेंटेज है, उनको हम डिडक्ट कर देते हैं, तो एक्सपेक्टेड लॉस रेशो आ जाता है। अब यहाँ पर हम रेट को चेंज भी कर सकते हैं। मतलब जैसे हमने क्लास रेटिंग के अंदर अगर हमने एक पर्टिकुलर शिप की रेट 10% को डिसाइड किया है, फिर आप रेट चेंज कैसे कंप्यूट करते हैं? रेट चेंज का जो फॉर्मूला होता है, रेट चेंज को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा एक्चुअल लॉस रेशो आया था, एक्चुअल लॉस रेशो में से हम माइनस कर देते हैं एक्सपेक्टेड लॉस रेशो को और डिवाइड कर देते हैं एक्सपेक्टेड लॉस रेशो को। यहाँ से रेट चेंज आ जाता है। सपोज अगर ये 1% आया है, प्लस का 1% है, और हमने ऑलरेडी रेट 10% डिटरमाइन की थी, तो फिर रेट चेंज में क्या होगा, इसमें हमें 1% को ऐड करना होगा। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर शिप के लिए 11% का जो है प्रीमियम की रेट रहेगी। अगर ये माइनस में आता है तो आप जो रेट हमने पहले क्लास रेटिंग के अंदर डिटरमाइन की थी उसमें से हम 1% को डिडक्ट कर देंगे, तो पर्टिकुलर शिप के लिए जो प्रीमियम की रेट रहेगी दैट विल बी 9%। तो इस तरह से हम इनके लिए अलग अलग रेट्स डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट मेथड की, दैट इज़ मेरिट रेटिंग मेथड। ये भी क्लास रेटिंग मेथड की तरह ही होता है, लेकिन इसमें हम जो भी प्रीमियम होता है इसको एडजस्ट कर देते हैं एज़ पर इंडिविजुअल कस्टमर प्रोफाइल और उनका जो पास्ट क्लेम का रेशो था। मतलब कितना इंडिविजुअल कस्टमर का प्रोफाइल किस तरह का है, लाइक शिप्स का एक्सीडेंट कितनी फ्रिक्वेंटली होता है, लॉस वो कितनी फ्रिक्वेंटली वो क्लेम करता है, तो इसके बेस पर हम उनको डिटरमाइन कर देते हैं। फिर इसको फर्दर आगे सब क्लासीफाई किया जाता है शेड्यूल रेशो के बेस पर, रेटिंग के बेस पर और एक्सपीरियंस रेटिंग के बेस पर। शेड्यूल रेटिंग में क्या होता है, इन शेड्यूल रेटिंग प्रीमियम को हम एडजस्ट करते हैं जो हमारा लॉस एक्सपोजर हुआ है, जितना हमारा टोटल लॉस है उसके बेस पर हम एडजस्ट करते हैं। और अगर हम एक्सपीरियंस रेटिंग की बात करें तो उसके अंदर हम इस बेस पर एडजस्ट करते हैं कि प्रीवियस 3 ईयर में लॉस का एवरेज कितना था। मतलब प्रीमियम के बेस पर पिछले 3 सालों में कितने लॉस के लिए क्लेम किया गया, तो उसके बेस पर हम प्रीमियम को डिटरमाइन करते हैं। तो 2 मेथड हो सकते हैं। पहला मेथड होता है शेड्यूल रेटिंग और दूसरा हो सकता है एक्सपीरियंस रेटिंग। तो हम जो प्रीमियम है उसको कंप्यूट कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज़ डबल इंश्योरेंस। डबल इंश्योरेंस इसके नाम से क्लियर है कि अगर हम 2 बार इंश्योरेंस करवाते हैं तो वो डबल इंश्योरेंस में काउंट होता है। तो डबल इंश्योरेंस का मतलब क्या है
Double insurance is a type of insurance where the same subject matter is insured more than once. कि अगर हम एक से ज़्यादा बार अपने subject matter को इंश्योर कराते हैं, that is known as double insurance. In such cases, the same subject is insured but with different insurer. हम एक ही subject matter को इंश्योर कर रहे हैं लेकिन अलग अलग इंश्योरर के पास हम उनको कर रहे हैं. जो मेथड है ये डबल इंश्योरेंस इज कंसीडर्ड एज ए लीगल एक्ट. इसको इलीगल नहीं माना जाता, इसको लीगल एक्ट माना जाता है. इन केस ऑफ लॉस द इंश्योर्ड कैन क्लेम फ्रॉम बोथ द इंश्योरर, दोनों से वो क्लेम कर सकता है. एंड इंश्योरर आर लायबल टू पे अंडर दियर रिस्पेक्टिव पॉलिसीज. इंश्योरर के लिए भी मैंडेटरी होता है कि उनको रिस्पेक्टिव पॉलिसी के अंडर पेमेंट को पे करना पड़ता है. तो इसे हम डबल इंश्योरेंस कह सकते हैं. डबल इंश्योरेंस को हम इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं. तो यहाँ पर ये इंश्योर्ड बिजनेस है जिसने अपने ही बिजनेस को इंश्योर्ड करवाया है. तो यहाँ पर दो इंश्योरर इसके पास हैं. पॉलिसी 1 में हम इस तरफ देख सकते हैं कि इसने एक पॉलिसी इस वाले इंश्योरर से ली है, सेकेंड पॉलिसी उसने इस वाले इंश्योरर से ली है. तो कैन क्लेम अंडर ईदर पार्टी, वो किसी भी पार्टी से क्लेम कर सकता है. उसके बाद क्या होगा, ये जो दोनों इंश्योरर होंगे ये क्या करते हैं, ये अपने कंट्रीब्यूशन को आपस में रिजोल्व कर लेते हैं कि आपस में ये प्रोपोर्शनेटली वो कंपेंसेट कर सकते हैं. प्रोपोर्शनेटली वो अपने आप से देखते हैं कि उन्हें क्या करना है, किस प्रोपोर्शन में उनको लॉस को कवर करना है. दैट इज़ नोन एज डबल इंश्योरेंस. तो इसको हम डबल इंश्योरेंस कह सकते हैं. तो डबल इंश्योरेंस में इंश्योर्ड बिजनेस होगा, उसने दो तरह की पॉलिसी ली है, पॉलिसी 1 पॉलिसी 2, अलग अलग इंश्योरर से ली है. इंश्योरर 1 इंश्योरर 2 वो किसी भी इंश्योरर से क्लेम कर सकता है. और जो इंश्योरर होते हैं वो आपस में अपने कॉन्ट्रीब्यूशन को रिजोल्व करते हैं. तो ये डबल इंश्योरेंस की सिचुएशन होती है. इसके बाद हम बात करते हैं डबल इंश्योरेंस के फीचर्स क्या होते हैं. सबसे पहले जो सब्जेक्ट मैटर होता है इज इंश्योर्ड विथ 2 और मोर इंश्योरेंस कंपनी. 2 या 2 से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी के पास जब हम सब्जेक्ट मैटर को इंश्योर करवाते हैं तो इसको हम डबल इंश्योरेंस बोलते हैं. इंश्योर्ड कैन क्लेम द अमाउंट फ्रॉम द पॉलिसीज. इंश्योर क्या कर सकता है, अपनी पॉलिसी की अमाउंट के लिए क्लेम कर सकता है. थर्ड केस क्या हो सकता है, द इंश्योरर कैन नॉट क्लेम मोर देन द एक्चुअल लॉस. कि जो इंश्योरर है वो एक्चुअल लॉस से ज़्यादा अमाउंट के लिए क्लेम नहीं कर सकता है. अगर एक्चुअल लॉस 1 लाख का है, एक तरफ पॉलिसी 50 की ली गई थी, सेकेंड तरफ पॉलिसी 60 की थी, टोटल 1,10,000 का बनता है, लेकिन उसका जो क्लेम है किसी भी सिचुएशन में 1 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता है जितना हमारा एक्चुअल में लॉस हुआ है. तो सब्जेक्ट मैटर 2 या 2 से ज़्यादा लोगों से हम इंश्योर करवा सकते हैं. क्लेम हम किसी से भी ले सकते हैं, पॉलिसी के ऊपर हमें क्लेम लेने की राइट होता है. लेकिन जो इंश्योरर होता है वो एक्चुअल लॉस से ज़्यादा के लिए इंश्योर क्लेम नहीं कर सकता. इसके बाद हम बात करते हैं वेयर द एश्योर्ड इज़ ओवर इंश्योर्ड बाय डबल इंश्योरेंस. कि अगर जो एश्योर्ड है वो डबल इंश्योरेंस से डबल अमाउंट से इंश्योर्ड हो जाता है तो उस केस में क्या क्या जो रूल्स हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं जो एप्लीकेबल होते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं द इंश्योर्ड अनलेस द पॉलिसी अदरवाइज प्रोवाइड मे क्लेम पेमेंट फ्रॉम द इंश्योरर इन सच ऑर्डर एज ही मे थिंक फिट provided that he is not entitled to receive any sum in excess of the indemnity allowed by the act. जो इंश्योर्ड होता है, ठीक है, जब तक कि पॉलिसी उसको प्रोवाइड करती है तो वो पेमेंट के लिए किसी भी इंश्योरर से क्लेम कर सकता है, ठीक है. लेकिन उसका जो क्लेम होगा वो मेराइन इंश्योरेंस एक्ट के अंदर जितनी इंडेमनिटी उसको अलाउ की गई है उससे ज़्यादा के लिए नहीं हो सकता. चाहे उसने डबल इंश्योरेंस करवाया है, ओवरलैपिंग हुई है, लेकिन वो उस पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा के लिए क्लेम नहीं कर सकता. सेकंड हम बात करते हैं व्हेन द पॉलिसी अंडर विच द एश्योर्ड क्लेम इज़ ए वैलिड पॉलिसी द एश्योर्ड मस्ट गिव क्रेडिट एज अगेंस्ट वैल्यूएशन फॉर एनी सम रिसीव्ड बाय हिम अंडर एनी अदर पॉलिसी विदाउट रिगार्ड टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर इंश्योर्ड. तो इस केस में क्या होगा, अगर इंश्योर ने क्या किया हुआ है, अगर पॉलिसी का नेचर किस तरह का है, अगर पॉलिसी एक वैलिड पॉलिसी है जिसकी वैल्यू को कंप्यूट करना पॉसिबल है,
तो वैल्यूड पॉलिसी में क्या होता है, इसके अंदर जो सब्जेक्ट मैटर होता है इसकी वैल्यू को पहले ही डिटरमाइन कर दिया जाता है। तो इस केस में जो लॉस है उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं कि सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू इस टाइम कितनी है। हम क्या करते हैं, जितनी वैल्यू की पॉलिसी ली गई है, लाइक अगर सब्जेक्ट मैटर 1 लाख का है बट हमने पॉलिसी जो ली है 80,000 के लिए ली है, वैल्यू इसकी स्टार्टिंग में 80,000 की डिटरमाइन की थी, और अगर हम पहले इंश्योरर से 50,000 रुपीज़ ले चुके हैं तो बाकी इंश्योरर से हम 30,000 से ज़्यादा की अमाउंट को रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो ये केस होता है वैल्यूड पॉलिसी का। अब हम बात करते हैं अनवैल्यूड पॉलिसी की, जहाँ पर पॉलिसी विद द पॉलिसी अंडर विच द एश्योर्ड क्लेम इज एन अनवैल्यूड पॉलिसी, ही मस्ट गिव क्रेडिट एज अगेंस्ट द फुल इंश्योरेबल वैल्यू फॉर एनी सम रिसीव्ड बाय हिम अंडर एनी अदर पॉलिसी। तो इसमें क्या होता है, उसको जो अमाउंट है, अगर अनवैल्यूड पॉलिसी है तो उसका सिर्फ क्लेम, जितना उसका एक्चुअल लॉस हुआ है, जितनी उसकी टोटल इंश्योरेबल वैल्यू थी वो सिर्फ वहीं तक ही क्लेम कर सकता है, उससे ज़्यादा का क्लेम वो नहीं कर सकता। लास्ट जो केस आता है दैट इज़ वेयर द एश्योर्ड रिसीव एनी सम इन एक्सेस ऑफ द इंडेमनिटी अलाउड बाय दिस एक्ट, ही इज़ डीम्ड टू होल्ड such some interest for the insurer according to their right of contribution among themselves। कि अगर उसको इसके अंडर अगर उसको ज़्यादा अमाउंट रिसीव हो जाती है फिर उसको क्या करना पड़ेगा, जो इंश्योरर होंगे मतलब उसको मनी उनको रिफ़ंड करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो उनको विश्वास करना पड़ेगा इंश्योर्ड को कि जो इंश्योरर उसको क्लेम पे करेगा तो वो दोनों आपस में कंट्रीब्यूट करके उसको क्लेम पे करेंगे, तो एक्सेस अमाउंट उसको रिसीव करने का राइट नहीं होगा। तो इस तरह से अगर ओवरलैपिंग हो जाती है तो जो इंश्योर्ड होता है, तो डबल इंश्योरेंस वाले केस में अगर ओवर इंश्योरेंस है तब भी उसको क्लेम, जितना उसका एक्चुअल लॉस है उससे ज़्यादा अमाउंट वो रिसीव नहीं कर सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं असाइनमेंट ऑफ मेराइन इंश्योरेंस, मेराइन पॉलिसी। असाइनमेंट का मतलब होता है पॉलिसी को ट्रांसफ़र करना। तो एक जो होल्डर होता है पॉलिसी का वो अपने राइट किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकता है, इसे हम असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी बोलते हैं। जब एक एश्योर्ड अपना सब्जेक्ट मैटर जिसको उसने इंश्योरेंस करवाया था किसी और को ट्रांसफ़र कर देता है तो उस केस में अजाइनी के पास राइट चले जाते हैं, बहुत सारे राइट जो होते हैं वो अजाइनी को मिल जाते हैं। तो इसमें सेक्शन 52 ऑफ मेराइन एक्ट में इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि कब और कैसे एक पॉलिसी अजाइनेबल हो जाती हैं। तो फर्स्ट जो केस है, अ मेराइन पॉलिसी मे बी ट्रांसफर्ड बाय असाइनमेंट अनलेस इट कंटेन्स टर्म्स एक्सप्रेसली प्रोहिबिटेड असाइनमेंट, इट मे बी असाइंड ईदर बिफोर और आफ्टर लॉस। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, ये कब एप्लीकेबल होता है, अगर तो पॉलिसी के अंदर क्लियर कट मेंशन है कि पॉलिसी को असाइन किया जा सकता है, पॉलिसी इज असाइनेबल, तभी असाइनमेंट हो सकती है। कि प्रॉपरली टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर एक्सप्रेसली अगर प्रोहिबिट किया गया है तब नहीं किया जाएगा, ठीक है, अगर रोका गया है। तो जो असाइनमेंट है वो लॉस से पहले भी हो सकती है और लॉस के बाद भी हो सकती है। सेकेंड केस है, when a marine policy has been assigned so as to pass the beneficial interest in such policy, the assignee of the policy is entitled to sue thereon in his own name, and the defendant is entitled to make any defense arising of the contract which he would have been entitled to make if the suit had been brought in the name of the person by all on behalf of whom the policy was affected। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब एक पॉलिसी असाइन कर दी जाती है और जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट है उसको भी असाइनी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, फिर असाइनी के पास राइट होता है कि वो अपने नेम से स्यू फाइल कर सकता है। और लास्ट क्या है, अ मेराइन पॉलिसी मे बी असाइंड बाय एंडोर्समेंट देयरऑन और इन अदर कस्टमरी मैनर। तो जो असाइनमेंट है वो किसी भी तरह से हो सकती है, या तो एंडोर्समेंट के थ्रू हो सकती है और या किसी भी तरह से कस्टमरी मैनर से हम एक पॉलिसी को असाइन कर सकते हैं। तो दिस इज असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प you to understand the topic. Thank you for watching the video.